ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमें ज्वाइन करें। राशिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर आज जंग का बाकायदा तौर पर 7वां रोज़ है, 6ठा रोज़ है। तो ऐसे में इस सारी सूरत हाल में अब तक यकीनी तौर पर इसराइल एक बहुत बड़ी फोर्स है, उसने गज़ा को क्रश करने का प्लान बनाया हुआ है, लेकिन इस लड़ाई का पहला थप्पड़, पहला मुक्का वो तो दुनिया को याद रहेगा और मगरिब उसे एक हफ़्ता गुजर जाने के बावजूद भी भुला नहीं पा रहा उसकी हिद्दत को। जी बिल्कुल, वो तो उनको याद रहेगा। और अब उसकी जिस स्टेज पे हम हैं वो ये देखने की जरूरत है कि हाउ विल फ्यूचर ऑपरेशंस अनफोल्ड। तो अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल जो है वो एक फज़ाई हमलों के साथ साथ उसने कंप्लीट ब्लॉकेट किया है और उसके बाद वो इस पे एक ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है। तो ये अददी कंपैरिजन तो इसमें है ही कुछ नहीं, क्योंकि ये तो एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। उनके पास जो हथियार हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो आर्मर कंपोनेंट है, वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मगर जब एसिमेट्रिक वॉरफेयर होती है तो उसमें अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है वो अदू जो कमज़ोर होता है। और हमने देखा है कि बहुत सी ऐसी एसिमेट्रिक जंगें हिज़्बुल्लाह ने लड़ी हैं, हमास का इनके साथ होता रहा है ऑपरेशन में मुकाबला। मगर अब इस वक्त हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इजराइल एक वुंडेड उस टाइगर की तरह एक्ट कर रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि अब उन्होंने ये ठान ली है कि ज़मीनी हमला करना है और गाजा की पूरी पट्टी को रीऑक्युपाई करना है। तो उस रीऑक्युपेशन स्ट्रेटजी में अभी वो पॉस्चरिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं ज़मीनी हमले की तैयारी के लिए। जो फ़ज़ाई हमले से शेपिंग और कंडीशनिंग द एनवायरनमेंट है वो कर रहे हैं। उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इसको जब ऑक्युपाई करेंगे तो हिज़्बुल्लाह के जितने ठिकाने, हमास के जितने ठिकाने हैं, वो उनको कम्प्लीटली डेसिमेट करेंगे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। और उसको दुनिया को भी ये बावर करवाने के लिए कि वो कैजुअल्टीज जो कि नॉर्मल सिविलियन उनकी नहीं चाहते, तो उन्होंने वार्निंग देना शुरू वो कर दी। इनखला की भी वार्निंग दे दी। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ और समझनी है राशिद साहब, वो ये कि डेफिनेटली इसराइल पर तो अटैक हो गया और इसराइल अब उसका जवाब देने के लिए जो भी उससे बन पाएगा वो करेगा। लेकिन जो क़ुव्वत किसी भी लड़ाई का आगाज़ करती है, खैर तस्वीर तो पुराना है, मैं हालिया इस लड़ाई की बात कर रहा हूँ जो सैटरडे को इनिशिएट हुई। हमास ने भी तो कुछ ना कुछ प्लान किया होगा, या सिर्फ उन्होंने वो 20 मिनट में 5000 रॉकेट प्लान किए थे और उसके बाद उनकी आप समझते हैं कि इससे आगे की स्ट्रेटजी नहीं थी, या आप समझते हैं कि वो चाहते हैं कि ज़मीनी जंग हो ताकि वो फिर अपने जो गुरिल्ला वॉरफेयर की एक्सपर्टीज़ हैं उसको फिर यूटिलाइज करें? जी बिल्कुल, वो यही चाहते हैं। जी, जो गुरिल्ला वॉरफेयर है वो एक लॉन्ग ड्रान आउट अफेयर होता है, उसमें टेरेन बहुत अहमियत का हामिल होता है। और जो अर्बन वॉरफेयर है बिल्ट अप एरिया में, ये बड़ा मैसी और डिफिकल्ट अंडरटेकिंग होता है कन्वेंशनल फौज के लिए, क्योंकि इसमें बिल्डिंग टू बिल्डिंग, कंपाउंड टू कंपाउंड ये ऑपरेशन होने हैं। और एक डिटर्मिनेंट फौज जो होता है वो जिसमें बेसमेंट्स में, ऊपर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में, रबल में, टनल्स में, देयर इज अ होल नेटवर्क ऑफ टनल्स इसके अंदर। और वो कहाँ से जा सकते हैं, किस जगह से वो एक दूसरे को म्यूचुअल सपोर्ट दे सकते हैं, कैसे उन्होंने एक पूरा मेज बनाया हुआ है, वो उनकी जरूर एक। अच्छा, इसमें एडवांटेज उसको भी होता है कि जिसका इलाका हो, जो वहाँ रहता हो, यानी वो फिर उसके चप्पे चप्पे से, कोने कोने से वाकिफ होता है, उसका भी एक एडवांटेज होता है उसको, जाहिर है। यस डेफिनेटली, वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि उनको अपने इलाके का वो पता है और उसमें वो ऑपरेट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि वो एक मेज ऑफ टनल्स है जो एक मुख्तलिफ इलाकों को लिंक करता है। ये पिछले 16 साल से ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अब अगर कोई ऐसा ऑपरेशन होता है तो वो उसमें इजराइल को इनफेंट्री हैवी डिप्लॉयमेंट करना होगा। और जब इनफेंट्री हैवी डिप्लॉयमेंट होता है तो उसमें कैजुअल्टी इंटेंसिव ऑपरेशन होते हैं। ये नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ही एक ऐसी बॉम्बिंग करे जिससे पूरा इलाका उनके लिए सैनिटाइज हो जाए। जाहिर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है ब्रिगेडियर साहब, मुझे ज़रा ये भी बताइएगा कि ये अभी बज़ाहिर तो इस लड़ाई का आगाज़ या इस लड़ाई का पहला मुक्का हमास ने मारा, फिर इसराइल उस पर जवाब भी दे रहा है या रद्द अमल भी दे रहा है। बाकी जो मामलात हैं, लेट्स से हिज़्बुल्लाह है वो इस फैक्टर में इन्वॉल्व होता है, फिर और चीज़ें या मामलात जो दब गए थे और प्रॉक्सीज़ के जो प्लेयर्स थे वो दब गए थे मिडल ईस्ट में,
وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان دنوں پھر ایکٹیو ہو جائیں گے اور پھر یہ چوطرفہ لڑائی ہو جائے گی؟ دیکھیے یہاں اس وقت 3 ایکٹرز ہیں. ون از حماس جو اس وقت آئی آف دا اسٹارم میں، دوسرا حزب اللہ ہے جو لبنان میں ہے لبنان. اور نارتھ آف اسرائیل پہ ان کا تھریٹ ہے، اور ایک تیسرا ایلیمنٹ ہے اسلامک جہاد جس کو پیلسٹینین اسلامک جہاد کہتے ہیں. ان کے ایلیمنٹس لبنان میں بھی ہیں، ویسٹ بینک میں بھی ہیں. یہ تینوں ان کی جو آئیڈیالوجی مشترک ہے، اسرائیل کے ساتھ ان کی جو مخاصمت ہے وہ مشترک ہے. اور اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو لامحالہ حزب اللہ بھی اس میں ڈریگ ہوگا، فلسطین اسلامک جہاد کے فائٹرز بھی اس میں ڈریگ ہوں گے، اور ان کو بھی ڈیل کرنا پڑے گا. اور یہاں سے جو خطرہ ہے وہ ایک براڈنگ آف دا کانفلکٹ کا ہے، اور اس میں جب لبنان اگر ہوگا تو مے بی ایران جو ہے اس کی کوئی کسی اور پھر وہ ایک پورا گیٹ وے بھی نہ کھل جائے. میں